अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूँ इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस वकला की तकरीब में शिरकत करने पर जारी किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा क्या दर्ज है इस नोटिस में? रमीज, मामला तो था ये दो जो प्राइवेट फ्रीकैन है उनके तमाम ज़मीन के तनाज़े का। इसमें एक फरीक के वकील थे अहमद अवैस, जो कि अब एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात हो चुके हैं। वो पेश नहीं हुए थे क्योंकि वो प्राइवेट जो फ्रीकैन है उनकी जानिब से पेश नहीं हो सकते कानून के मुताबिक। उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त अदालत में दी थी, जिस पर जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जो ये समाअत कर रहा था। जस्टिस फाइज ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर कोई वकील सरकारी ओहदे पे आ जाए, एडवोकेट जनरल पंजाब बन जाए, ना वो खुद आए हैं ना उन्होंने कोई नया वकील पेश किया है, तो अदालत का तो ये वक्त ज़ाया हो रहा है। साथ ही उन्होंने निशानदेही की अहमद अवैस की वकला इंसाफ लॉयर्स फोरम का जो कन्वेंशन हुआ था कन्वेंशन सेंटर में उसकी, और ये करते हुए उनका कहना था कि जब अहमद अवैस वहाँ पेश हो सकते हैं तो वो अदालत में क्यों नहीं है। अदालत आके ये बात उन्होंने अदालत को क्यों नहीं बताई कि वो इस वजह से पेश नहीं हो सकते या आगे केस को किस अंदाज में चलाना है, ये बात अदालत में वो क्यों नहीं पेश होकर बता सके। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र कर दिया वज़ीर आज़म का कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी उस तकरीब में शरीक हुए थे, और उनका कहना था कि बज़ाहिर वज़ीर आज़म निजी हैसियत में उसमें शामिल हुए थे। ये वकला के ग्रुप का फंक्शन था और वज़ीर आज़म की किसी मखसूस ग्रुप के साथ लाइन कैसे सेट हो सकती है। वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है, किसी एक जमात के नहीं है, किसी वकला के ग्रोह के नहीं है। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान जो वहाँ मौजूद थे अदालत में, उनकी जानिब से कहा गया कि हर सियासी जमात का एक वकला विंग है और आइन का आर्टिकल 17 हर शख्स को, हर ग्रुप को इजाज़त देता है कानून के मुताबिक सियासी एक्टिविटीज़ करने की और जलसे जुलूस करने की। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप बताएं कि क्या वज़ीर आज़म का किसी एक वकला के मखसूस ग्रुप को सपोर्ट करना और उनके कन्वेंशन में शिरकत करना, और ख़ासकर ऐसे कन्वेंशन में जो कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हो रहा है, जो टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया है, उसके अंदर शिरकत करना कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। जिस पर कासिम चौहान ने कहा कि मैं हिचकिचाहट का शिकार हूँ इस मामले पर जवाब देने से, क्योंकि मेरी तैनाती ना तो सियासी है और ना ही किसी और सिफारिश से मैं आया हुआ हूँ। इस पर अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब और इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर समेत जो मुतलका वजारतें इस्लामाबाद की जिनके तहत ये कन्वेंशन सेंटर और इस तरह की तकरीबात का इनेकाद आता है, उनका नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और कहा है कि इंचार्ज जो है कन्वेंशन सेंटर के वो ये भी बताएं कि क्या इस सरकारी जो इदारा है कन्वेंशन सेंटर, इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग या पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है, और अगर है तो क्या ये लॉयर्स फोरम के जिस पर वज़ीर आज़म ने शिरकत की और अहमद अवैस भी उसमें शरीक थे, क्या इसकी फीस भी अदा की गई है या नहीं, और अगर की गई है तो इसका रिकॉर्ड भी सारा अदालत के अंदर पेश करें। इन ऑब्जर्वेशन के साथ अदालत ने इस हुक्मनामे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है कि वो इस मामले के ऊपर अपना जो ऑर्डर जारी करें और जो मुतलका एक बेंच तश्कील दे के उसको समाअत के लिए बाकायदा तौर पर मुकर्रर करें। तो ये एक नॉर्मल केस था बज़ाहिर, जिसके अंदर ये हुआ रिसर्च डेवलपमेंट हुई। अदालत ने इसके साथ ही नोटिस किया था पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को और सदर सुप्रीम कोर्ट बार कल्बी हसन शाह को भी, क्योंकि दोनों यहाँ मौजूद नहीं थे। तो एडिशनल सेक्रेटरी रफाकत शाह पेश हुए, जिन्होंने बताया कि ये मखसूस ग्रुप का इवेंट था जिसके अंदर वज़ीर आज़म ने शिरकत की है। साथ ही साथ ये भी आपको बताऊं कि 11 बजे अदालत के अंदर रूटीन में वक्फा होता है आधे घंटे का, 11:30 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ब्रेक होती है जुम्मे के दिन के अलावा तमाम दिनों में। तो बज़ाहिर तो ब्रेक के बाद इस केस की दोबारा समाअत होनी थी वकला को तलब करने के बाद, यानी 11:30 बजे होनी थी, लेकिन ब्रेक के दौरान इस केस को कंटिन्यू किया गया और इस दौरान ये सारा हुक्मनामा जो है जारी किया गया। अब गैर मुइन्ना मुद्दत तक इस समाअत को मुलतवी किया गया है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुनहसर है कि इस हुक्मनामे की रोशनी में वो कब नया बेंच तश्कील देते हैं और किस अंदाज में ये केस आगे को चलता है। जी ठीक है, जुल्करनैन तफसीली तौर पर हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। नोटिस वकला की तकरीब में शिरकत करने पर जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, किसी एक जमात के नहीं। वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल उठाया गया कि क्या कन्वेंशन सेंटर का सियासी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया बताए क्या कन्वेंशन सेंटर को फ़ीस अदा की गई थी। काजी फाइज ईसा की जानिब से SM एडवोकेट जनरल पंजाब की मौजूदगी के हवाले से भी ये कहा गया कि वो सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। एडवोकेट जनरल किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सूबे का होता है। अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार को भी तलब कर लिया। तो ये अहम समाअत थी जो कि आज हुई जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, और इसमें सवाल उठाए गए इंतहाई अहम के वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस वकला की तकरीब में शिरकत करने पर जारी किया गया।
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, किसी एक जमात के नहीं। उनकी जानिब से सवाल भी उठाया गया कि वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या कन्वेंशन सेंटर का सियासी इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया। ऐसा इसी पर मजीद बात करेंगे। मारूफ कानूनदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कितने अहम रिमार्क्स हैं जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिए गए कि वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस जानिब ये आगे बढ़ सकता है मामला? देखिए है कि इसमें वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, किसी पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं होता। कन्वेंशन सेंटर जो है वो सेंटर है। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आपसे दोबारा रब्ता कायम करते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मामूल का एक केस था 2 फरीकैन के हवाले से, लेकिन इसमें अहम रिमार्क्स दिए गए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, और ये अहम सवाल उठाए गए कि वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एक तकरीब मुनक्किद हुई थी कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया था। लायर्स फोरम का वो खिताब था जहाँ पर जिस पर सवाल उठाए गए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, और ये पूछा गया कि क्या कन्वेंशन सेंटर का सियासी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया बताए क्या कन्वेंशन सेंटर को फ़ीस अदा की गई थी। अहम ये समात आज हुई और अब गैर मुइना मुद्दत तक समात को मुलतवी कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी किया है और अहम रिमार्क्स सामने आए हैं कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, किसी एक ग्रुप के नहीं, तो कैसा समझते हैं आप इस तमाम तर रिमार्क्स को, जो सवालात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए, बहुत अहम सवाल उठा है और ये सवाल बहस भी उठते रहे हैं, मगर इस तरह से कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मामला जो है ना वो इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ या इस तरह से उठाया नहीं गया। वज़ीर आज़म मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, किसी पार्टी का नहीं। कन्वेंशन सेंटर जो है रियासत की एक अमारत है, रियासत की एक अमारत। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब से दोबारा रब्ता कायम करेंगे। आपको बताएं कि अहम रिमार्क्स सामने आए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इससे पहले इस तरह के मामलात को कभी हाईलाइट नहीं किया गया। तो यकीनी तौर पर ये अहम रिमार्क्स हैं जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिए गए, ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि एडवोकेट जनरल पंजाब के हवाले से भी अहम रिमार्क्स हैं कि वो किसी सियासी इज्तिमा में बैठे रहे, और ये भी कहा कि एडवोकेट जनरल किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे सूबे का होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास का 12 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। काबीना मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा इस मुतालिक मजीद। देखिए, कल काबीना का सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, काबीना को वफाकी तजावुज़ात के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि काबीना PIA बोर्ड में डायरेक्टर्स की तकर्री और नामजदगी की मंजूरी भी देगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020 का मामला भी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की मंजूरी भी देगी, जबकि काबीना नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मामले को भी हल करेगी। साथ साथ वफाकी काबीना CDA के 2020 और 21 सालाना बजट की मंजूरी देगी। काबीना एसओस के एडिशनल चार्ज के लिए ग्रांट की मंजूरी भी कल के इजलास में दी जाएगी, जबकि वफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 7 अक्टूबर के फैसलों की तौसीक करेगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक लम्हा भी मुल्क पर भारी करार दे दिया। कहा इस हुकूमत को जाना ही होगा। कराची में नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उनका कहना था कि जो परेशान होता है वही कहता है फौज हमारे साथ है। आइन से इनहराफ और सरकारी मामलात में मुदाखलत पर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वो हमेशा दावे करता है कि मैं जमहूरी अमल से आया हूँ। जो परेशान हो वो कहता है फौज मेरे साथ है। फौज
मुल्क का इदारा है, आईनी तौर पर हमेशा हुकूमत के साथ होती है। वज़ीर-ए-आज़म को ये बताने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आनी चाहिए कि फ़ौज उनके साथ है या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का दिमागी मायना कराएं। जो आदमी ये कहे कि मैं जमहूरियत हूँ, मैं जमहूरियत हूँ, उस आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेखबर आदमी है, उसको पर्चे का इल्म नहीं है, उसको चीनी की कीमत का इल्म नहीं है, उसको आटे की कीमत का इल्म नहीं है, उसको मुल्क में बेरोज़गारी का इल्म नहीं है, उसको मुल्क की महंगाई का इल्म नहीं है, उसको अवाम की तकलीफ़ का इल्म नहीं है। इलेक्शन कभी तवाक़ुन नहीं होते। ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना, इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाल्लाह घर भेजेगी। ऑर्डिनेंस जारी हो रहे जजीरे पे कब्जा करने के लिए। क्या कानून नहीं असेंबली में आ सकता कि आप कर क्या रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म बड़ा ईमानदार है, हमें ऐसी ईमानदारी से दूर रखें। आले शरीफ की करप्शन अदालतों में सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की ट्वीट में तनकीद। लिखा, कौमी पार्टी की दावेदार नून लीग ने पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये भी कहा कि असबियत और सुबाइयत का कार्ड किसी को नहीं खेलने देंगे। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नासाज तबीयत के बाइस कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनके इब्तदाई टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। तबीयत नासाज होने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आसिफ अली जरदारी को लेकर अस्पताल पहुंचे। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि साबिक सदर जरदारी का शुगर लेवल कम हो गया था। अस्पताल में माहिर डॉक्टर साबिक सदर जरदारी का इलाज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब अपोजिशन के इस्तीफे आए तो कोई इलेक्शन नहीं करा सकेगा। गुजरावाला का जलसा हुकूमत के लिए रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत ने आवाम का फैसला ना माना तो लोगों का सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा। 16 अक्टूबर का जलसा जो है वो एक अवामी रेफरेंडम होगा। पूरे पंजाब और पाकिस्तान से जो है वो लोग जमा होके इस कठपुतली वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का जो है वो इजहार करेंगे। इसके बाद कराची में भी होगा, कोयटा में भी होगा, पेशावर में भी होगा, लाहौर में भी होगा। कठपुतली हुकूमत ने अवामी रेफरेंडम के फैसले पर जो है वो अमल न किया और ये मुस्तफ़ी ना हुए तो फिर ये अवाम का एक सैलाब जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा। जब इस्तीफ़े आएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला इसका बाप भी इलेक्शन नहीं करवा सकेगा। इस्तीफ़ों के लिए जब क़यादत मुनासिब वक्त का तयन करेगी उस वक्त इंशाअल्लाह ताला कोई जमात और कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई MLA MP जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो इस अवामी फैसले से जो है इन्हराफ कर सके। ये हुकूमत जो है ये इस हद तक बुखलाई हुई है और इसकी बुखलाहट जो है ये दुरुस्त है। वो हम सबको गिरफ्तार कर दें। ये काफिला, ये रैला जो है ये जब चलेगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर रुकेगा। PDM 16 अक्टूबर का जलसा गुजरावाला के जिना स्टेडियम में करने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन जिले इंतजामिया ने अभी तक इजाज़त नहीं दी। इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड का तारीखी और सियासी पस मंज़र जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, ये है वो जना स्टेडियम ग्राउंड जहां पर PDM की ख्वाहिश है कि वो 16 अक्टूबर को यहां पे जलसा करें। इस सिलसिले में 2 बार जो है वो दरखास्तें दी जा चुकी हैं डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सुहेल अख्तर को, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। 4 रोज़ बाकी रह गए हैं, 16 अक्टूबर है और PDM की ख्वाहिश है यहाँ पे जलसा करें, वरना हम अगर उनको ये इजाज़त ना मिली तो उनका ये कहना था कि वो एहतजाजी तहरीक चलाएँगे, GT रोड को ब्लॉक करेंगे और इकबाल हाई स्कूल के सामने जो है स्टेज सजाया जाएगा। ये जना स्टेडियम जो है ये क्रिकेट के साथ साथ जो है सियासी हवाले से भी खास अहमियत का हामिल है। जब भी कोई सियासी तहरीक का आगाज़ हुआ है, खास तौर पे नून लीग का, तो यहीं से हुआ है। इमरान खान यहाँ पे 3 बार जो है खिताब कर चुके हैं। अभी जो यहाँ की सूरत हाल है, अभी यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई है, घास भी नहीं काटी गई है, जगह जगह जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कचरा जो है मौजूद है और यहाँ पे भी किसी किस्म की सिक्योरिटी भी नहीं है। तो लग नहीं रहा कि अभी तक इंतजामिया इस मूड में है कि अपोजिशन जमातों को यहाँ पे जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तहम मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इस क्रिकेट ग्राउंड की जो कैपेसिटी है, इसके जो इंक्लूजर्स हैं वहाँ पे 19,000 के करीब लोग जो हैं बैठ सकते हैं, गुंजाइश मौजूद है। जबकि अगर स्टेज यहाँ पे लगता है तो कम से कम 15,000 लोग जो हैं इस ग्राउंड में भी समाये जा सकते हैं। तो अगर PDM को यहाँ पे जलसा करना है तो उन्हें 30 से 35,000 लोगों का हजूम जो है यहाँ पे जमा करना होगा, तभी ये जलसा जो है वो कामयाब हो सकेगा। जी अपडेट्स के शुक्रिया मोहसिन खालिद। पंजगोर किला के ईसा जई से कराची के रिहायशी 6 अफराद को अगवा कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक
नामालूम मुलजिमान ने गाड़ी रोककर 6 अफराद को अगवा किया, जबकि गाड़ी में मौजूद 2 खवातीन को छोड़ दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीब, बताइएगा अब तक क्या बताना है कमिश्नर का, और साथ ही साथ इन अफराद की बाजियाबी के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए? जो ज़ाहिरीन हैं वो पंजगूर पहुंचे थे, ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो डबल डेकर सवार जो गाड़ी है उसमें 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल जो मुसल्लह अफराद हैं उन्होंने जो 6 ज़ाहिरीन हैं उन्हें जो है वो अगवा करके अपने हमरा ले गए। ताहम जो 2 खवातीन उनके हमरा मौजूद थी उन्हें जो है ना वो छोड़ दिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई वज़ीर दाखिला से भी जो है वो रिपोर्ट तलब की है। ताहम अब तक जो पेशरफ्त है वो बिल्कुल सामने ना आ सकी है। मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, ताहम पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी हुकाम है वो छापे मार रहे हैं। जो मुग़वी जो ज़ाहिरीन है उनकी बाजियाबी और अगवाकारों के लिए जो है ना वो छापे मारे जा रहे हैं। ताहम जो 2 खवातीन थी जिन्हें रिहा कर दिया गया है उनके मुताबिक जो है वो मुसल्लह अफराद जो है वो 2 गाड़ियों में सवार थे, जिन्होंने जो है वो शनाख्त करने के बाद ही जो 6 अफराद है उन्हें जो है ना वो अगवा करके अपने हमरा ले गए, ताहम उन्हें छोड़ दिया गया। इस वक्त भी पुलिस से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो छापे मार रहे हैं और अगवाकारों के सुराग लगाने की कोशिश भी की जा रही है। ताहम अब तक कोई भी डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो ज़ाहिरीन है इनका ताल्लुक कराची के इलाके मलीर से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। बेहद शुक्रिया मुजीबुल्लाह, इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के इलाके इकबालाबाद में गैरत के नाम पर मां और बेटी को कत्ल कर दिया गया, जबकि सादकाबाद में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं इमरान आसिफ से। इमरान, 2 अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं, क्या कहती है पुलिस इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि एक जो सादकाबाद में वाक़या पेश आया है उसका जो मुलजिम है पुलिस ने उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उसका ये कहना है कि गुर्बत और घरेलू झगड़ों से तंग आकर उसने अपनी बीवी और बेटी को जो है वो गला काट कर उसे कत्ल कर दिया। जबकि दूसरा वाक़या जो है वो थाना इकबालाबाद के डेरा शम्स पर पेश आया है, जहां पर जो है कुछ अर्सा कबल जो है पसंद की शादी करने के बाद 22 साल खातून जो है वो अपनी वालदा से मिलने के लिए आई तो उसे जो है वो कत्ल कर दिया गया वालदा समेत। मुलजमान फरार हो गए, जबकि फोरेंसिक की टीमें वहां पर पहुंच गई है जो इलाके को कार्डन ऑफ करके जहाँ तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आसिफ आपका। आमदन से जायद असासों का केस खुर्शीद शाह सखर एहतसाब अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने नैब को हतमी रेफरेंस दायर करने की इजाजत दे दी। महफूज फैसला सुना दिया। बल्दिया फैक्ट्री केस सिंध हाई कोर्ट ने भोला और जुबैर चरिया समेत 5 मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। फरीकैन से ATC फैसले की कॉपी, केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कला अब्दुल्ला में बच्चे से ज्यादती और कत्ल का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने हुकाम को ज़ाती हैसियत में चैम्बर में भी तलब कर लिया। और कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद नहीं हुई। सिंध हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन चंद घंटों बाद वापस ले लिया। मौलाना आदिल की शहादत के बाद शहर में 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई थी। महंगाई की रोकथाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती इदारों और रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला। एक्शन प्लान तैयार कर लिया। अहम फैसलों का ऐलान आज होगा। इमरान खान ने अवामी शिकायत पर मोटरवे रेस्ट एरियाज में महंगे दामों अशिया की फरोख्त का भी नोटिस ले लिया। महंगाई के सुनामी पर काबू पाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन। हुकूमती इदारों और रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला। कीमतों पर काबू पाने के लिए अहम फैसलों का ऐलान होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की निशानदही के लिए टाइगर फोर्स को भी मैदान में उतारा जाएगा।
वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार को टाइगर फोर्स का कन्वेंशन बुलाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा, हफ्ते को कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मिलूंगा। तब तक रजाकार दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतें रोजाना मालूम करें और उन्हें टाइगर फोर्स पोर्टल पर डालें। वजीर आजम ने मोटरवेज के रेस्ट एरियाज में अशिया के महंगे दामों फरोख्त का भी नोटिस लिया। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने हफ्ते को मुल्क में अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों का नोटिस लिया था और महंगाई को काबू में लाने के लिए इक़दामात उठाने का ऐलान किया था। वजीर आजम के ऐलान के बाद महंगाई के सताए अवाम ने उम्मीदें बांध ली हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स किस कानून के तहत मैदान में उतारी जा रही है? सेनेटर शरी रहमान ने सवाल उठा दिया। समा से बात करते हुए कहा, हुक्मरान अपने अखराजात कम करने के बजाय आवाम के लिए अजीब व गरीब इक़दामात कर रहे हैं। जो फोर्स की कानूनी हैसियत क्या है, इनको क्या ऑफिशियली किस नोटिफिकेशन के जरिए इस तरह के इख्तियारात दिए हैं इस हवाले से कि वो खुर्दोनोश और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर काबू पाएंगे। आप बताएं ये दुनिया में कहाँ होता है और किस लीगल कवर और किस कानून के अंडर ये हो रहा है? कभी इन्होंने भैंसें भेजी और इन्फ्लेशन का नोटिस लेते हुए, अखराजात का नोटिस लेते हुए, और कभी इन्होंने कहा कि हम खाली कर देंगे पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, अवाम पर इस तरह के अजीब व गरीब इक़दामात अपनी फैशिज्म के डालते जा रहे हैं। ऐवानों में भी इस बात को उठानी है, ऐवानों के बाहर भी ये बात उठानी है। 2 साल में महंगाई ने गरीब आवाम का क्या हाल किया है, आपको आदादोशुमार के जरिए बताते हैं। 2018 में आटा 55 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, मगर अब लोग 75 रुपए फी किलो तक का आटा खरीद रहे हैं। 2 साल पहले 65 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी ने सेंचुरी बना डाली है, यानी अब कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची है। चावल की बात करते हैं, चावल 80 रुपए से 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कुकिंग ऑयल और घी 175 से 250 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। 2018 में फी किलो 200 रुपए फरोख्त होने वाली मुर्गी के गोश्त में 80 रुपए इजाफा हुआ और मौजूदा कीमत 280 रुपए किलो है। दूध की बात कर लेते हैं, जो कि 94 से बढ़कर 120 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। 2018 में 86 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 104 रुपए लीटर मिल रहा है। और डॉलर की बात करें, डॉलर 138 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 164 रुपए, और सोने की कीमत तो ऐसे बढ़ी कि नींदें ही उड़ गई हैं। 2 सालों में फी तोला सोना 64,200 रुपए से बढ़कर 1,16,000 से जायद का हो गया। इसी तरह ऑल्टो कार 9,80,000 से बढ़कर 13 लाख की हो गई। 2 साल पहले तक 50,000 में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 58,000 रुपए की है। लाहौर में आटा नायाब हुआ तो शहरियों ने दुकानों के बजाय आटा मिल का रुख कर लिया, जहां 10 रुपए सस्ता आटा लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसको दुकानों पर जो आटा मौजूद नहीं है, अगर आटा मिलता भी है तो 15 किलो के बैग्स में मिल रहा है, जो कि महंगा है। इसके लिए एक जो मिल मार्क का है, उन्होंने अपनी मिल में ऐसा इंतज़ाम किया कि लोगों को आटा मिल सके, लेकिन इसके लिए भी कोई ज़्यादा तादाद नहीं होती। रोज़ाना एक जो 1000 के करीब थैले जो बेचे जाते हैं, जिनके हर थैले का जो वज़न है वो 10 किलोग्राम है। लोगों ने जब ख़रीदा तो उनके ज़हन में था कि 20 किलो का थैला मिलेगा, लेकिन 10 किलो का थैला मिला। और उसके बाद जब मार्केट से बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जितनी गंदम सरकार की तरफ से मिलती है उतना हम आटा बना के अब आवाम को देते हैं। बाकी आटा जो है जो सरकारी रेट के अलावा जो देते हैं वो 15 किलो के आटे थैले में देते हैं, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है। जी मोहम्मद लुकमान अपडेट कर रहे थे। महंगाई ने आवाम का ऐसा हाल कर दिया है कि गोश्त सब्जी तो दूर, चटनी के साथ रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। चटनी से रोटी खाने पर यौमिया खर्च कितना आता है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान।
जब महंगाई ने गरीब आदमी की चटनी बनाकर रख दी तो वो उसी चटनी से ही रोटी खाने का सोचने पर मजबूर हो गया। लेकिन उसके लिए अब ये भी आसान नहीं रहा। यकीन नहीं आता, खुद ही देख लें। 100 रुपए का दही, 10-10 रुपए का हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये हो गए 30 रुपए। जरा एक एक पाव टमाटर और प्याज भी लें, ये बन गए 65 रुपए। यानी कुल मिलाकर 195 रुपए तो सिर्फ चटनी के हो गए। 15 रुपए फी रोटी के हिसाब से 7 रोटियों का खर्चा हुआ 105 रुपए। मियाँ बीवी और 3 बच्चे सिर्फ चटनी से खाना खाएं तो एक वक्त के खाने पर 300 और यौमिया 900 रुपए का खर्च आएगा। इन हालात में गरीब कहाँ जाए? आलू लेने जाओ ना, वो भी कल्ले समझो भी लून मिर्चे डाल डूल के 100-300 का खर्चा हो जाता है। कोई गुजारा भी नहीं, जब बच्ची का दूध ही नहीं पूरा होता। दवाई तक भी नहीं ले सकते। अस्पताल में चले जाओ, वहाँ भी वो कहते हैं सरकारी में भी 200 रुपया पहले दो जो फीस है। पूरा महीना सिर्फ चटनी से ही रोटी खाई जाए तो 5 अफराद का माहाना खर्चा 27,000 रुपए बनता है। हुक्मरानों को कौन बताए कि लोगों का पेट सिर्फ तकरीरों से नहीं भरता, उन्हें सस्ती रोटी भी चाहिए। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी की ये लहर कब तक जारी रहेगी, मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त महकमा मौसमियात में ही मौजूद है। जी खुर्शीद, बताइएगा इस बारे में। जहाँ बिल्कुल महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है और इस हवाले से महकमा मौसमियात के जो ज़िम्मेदार हैं उनका यह कहना है कि कराची में एक हफ्ते तक ये माइल्ड हीट वेव जारी रहेगी, जिसमें दर्जा हरारत 38 से 40 दर्जे सेंटीग्रेड तक रहेगा। गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि कराची में नवंबर के वस्त में मौसम रात को खुनक होगा, दिन में हल्की गर्मी हुआ करेगी, जबकि दिसंबर का जब आगाज़ होगा तो कराची में सर्दियां शुरू हो चुकी होंगी। महकमा मौसमियात के ज़रा ये भी कहते हैं कि मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में औसत दर्जा हरारत बिल्कुल एक होता है, यानी कि औसत दर्जा हरारत अगर मई में 35 दर्जे सेंटीग्रेड होगा तो अक्टूबर के महीने में भी औसत दर्जा हरारत 35 ही होगा। लेकिन ये जो माइल्ड हीट वेव जारी की गई है अलर्ट, ये एक हफ्ता रहेगा, जिसमें गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी और उस हवाले से शहरियों को खासतौर पर हिदायत की गई है कि बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें और अगर बाहर निकलें तो कम से कम सर को और गर्दन को ढांक कर बाहर निकलें। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के जोड़े के दिल ही नहीं लिबास भी एक दूसरे से मिलते हैं। तवील अरसे से मुनफरिद ड्रेसिंग करने वाला जोड़ा 37 सालों से दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। हम मिलके करते हैं। पहले कपड़ा चूज करते हैं, कलर चूज करते हैं, उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी की बारी आती है। कपड़ों का रंग एक, डिजाइन का इंतखाब भी एक। फैसलाबाद के शादीशुदा जोड़े की एक दूसरे से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। प्रोग्राम नया दिन में शरीक मुनफरिद कपल ने ड्रेसिंग स्टाइल की वजह बता दी। हमारा जो लिबास है ना, ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। हम अपने लिबास से प्यार मोहब्बत का दर्श देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, मिसेस नासिर ने बता दिया। नासिर साहब के ज़हन में आया, मैंने इसको फॉलो किया कि कोई काम ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी किसी ने ना किया। 37 years इस तरह से स्टार्ट लिया हम लोगों ने, फिर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक जैसी ड्रेसिंग करने वाले वालिदैन के बेटों को खुशी है कि उनके वालिदैन उनके लिए बाइसे फख्र हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।